जी सर, अली स्टार्ट कर सकते हैं हम। आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? जी सर, विजिबल है। सो सो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली जाफ़र है। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। तो इंशाल्लाह आज हम इसको करते हैं। तो हमने जो लास्ट लेक्चर हुआ था वो था के एन एन से रिलेटेड ना। तो KNN भी एक सुपरवाइज्ड एल्गोरिदम है, लर्निंग एल्गोरिदम है। लेकिन वो क्या कर रहा होता है कि वो आपका जो है ना, आपका जो एक डाटा पॉइंट है ना, उससे रिलेटेड, उससे उसके इर्द गिर्द जो उसके नियरेस्ट नेबर है, उसकी बिना पर वो डिसाइड कर रहा होता है कि क्या ये चीज़ स्पैम है या नहीं है। फॉर एग्जांपल हम ईमेल की मिसाल लेते हैं। तो ईमेल के केस में अगर आप उसको ईमेल के फीचर्स बताते हो, ईमेल का टेक्स्ट बताते हो, तो वो आपको बताता है कि ये स्पैम है या नहीं है स्पैम। लेकिन उसके साथ एक प्रॉब्लम है KNN के साथ ना। KNN के साथ प्रॉब्लम ये है कि KNN एक नॉन एक्सप्लेनेबल एल्गोरिदम है, यानी कि आप उसको डाटा देते हो और एट द एंड जो वो आउटपुट बता देता है कि ये स्पैम है या नहीं है। लेकिन वो किस बुनियाद पर बता रहा है, उसमें उसका क्या प्रोसीजर चल रहा है जिसकी बिना पर वो बता रहा है कि ये मेरी आउटपुट आ रही है। तो वो जो आपका KNN है वो इसको एक्सप्लेन नहीं करता। तो ये क्या कहते हैं, जो क्लासिफिकेशन होती है, ये जो KNN था या जो आज हमने डिसीजन ट्री पढ़ना है, ये बेसिकली क्लासिफिकेशन के एल्गोरिदम्स हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर में KNN किया था, तो आज हम डिसीजन ट्री से स्टार्ट करते हैं। तो हमें डिसीजन ट्री पर आने की क्यों जरूरत पेश आई? देखें, मैंने अभी जिस तरह आपको बताया कि वो एक नॉन एक्सप्लेनेबल है। डिसीजन ट्री जो है ये एक एक्सप्लेनेबल एल्गोरिदम है। यानी कि आप जो इसको फीचर बताएंगे, फॉर एग्जांपल ईमेल की मिसाल ले लेते हैं, ईमेल का आप इसको टेक्स्ट बताओगे, तो जो आउटपुट स्पैम या नॉट स्पैम की आएगी, ये दरमियान में ये भी बताएगा कि ये किस तरह आ रही है। लाइक ये आपको, आप इसको ट्रैक कर सकते हो कि ये इसने किस तरह ये आउटपुट लेकर आया है। तो जैसे ये नाम से जाहिर है कि इट इज़ अ ट्री, तो ये जस्ट लाइक ट्री की तरह चलता है। ठीक है ना। और एट द एंड जिस तरह आपको पता है कि आपने एट द एंड एक डिसीजन आना होता है। तो ये भी एट द एंड जो आपको एक प्रिडिक्शन देगा। तो हम सबसे पहले इसकी एक रियल लाइफ एनालॉजी से इसको समझते हैं। एक क्वेश्चन है कि इज इट ट्रेनिंग। तो इज इट ट्रेनिंग के अब दो आंसर है कि फॉर एग्जांपल यस या नो। अगर यस है तो आप स्टे होम, लाइक एक प्रिडिक्शन आ गई है कि आप, आपका फैसला हो गया, डिसाइड हो गया कि आप होम पर स्टे करो। लेकिन अगर नहीं है तो एक फर्दर क्वेश्चन जनरेट होता है कि इज इट टू हॉट। अगर बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है तो आप यस, अगर वो यस है तो आप, एक और फैसला हो गया कि आप घर में रहो, अगर नहीं तो आप खेलने चले जाओ। तो आप जिस तरह देख रहे हो कि इट इज मोस्ट लाइक इफ एल्स क्वेश्चंस की तरह, कि इफ अगर ये है तो आप इधर चले जाओ, अगर नहीं तो आप दूसरी ब्रांच में चले जाओ। तो अ, अब हम इसकी थोड़ी सी की टर्मिनोलॉजीज पढ़ते हैं। आप लोगों ने DSA के सेशंस आईकोड ग्रुप पे लिए होंगे। तो आप लोगों को ट्रीज का तो आइडिया होगा। ट्रीज में क्या होता है कि एक आपका रूट नोड होती है सबसे टॉप पर। जिस तरह इजी ट्रेनिंग जो है ये एक रूट नोड है। और ये आपका लाइक जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है। और हमारे इस, क्या कहते हैं, एल्गोरिदम की मिसाल में हमारे पास डाटा सेट पूरा का पूरा यहाँ होता है, सबसे पहले स्टार्ट में टॉप पर होता है। उसके बाद जो उसके अंदर नोड्स आती हैं, फॉर एग्जांपल इज इट टू हॉट, या इस तरह की जो भी आपके पास दरमियान में नोड्स आती हैं, वो इंटरनल नोड्स होती हैं। और जो आपका लीफ नोड होता है, जो आपकी लीफ नोड वो होती है जो कि आपकी फाइनल प्रिडिक्शन बता रही होती है, जिस तरह स्टे होम या गो प्ले। ये आपका लाइक आपकी फाइनल प्रिडिक्शन बताती है। ब्रांच ब्रांच क्या होती है? ब्रांच यही होती है कि यस या नो, मतलब कि जो आप डिसीजन ले रहे हो, तो आप उसी बिना पर या तो आप किसी ब्रांच में जा रहे हो। डेप्थ क्या होता है कि नंबर ऑफ लेवल्स। फॉर एग्जांपल हम इस मिसाल में देखते हैं, ये इसका लेवल 0 है, और ये इसका लेवल 1 है, और ये इसका लेवल 2 है। लाइक ये इसका पहला जहाँ डिसीजन हुआ है, दूसरा डिसीजन हुआ है, तीसरा डिसीजन हुआ है। यस नो को नहीं देखना, आपने इन डिसीजंस को देखना है। जहां जहां डिसीजन हुए हैं तो ये उसके लेवल्स हैं। तो अब इसकी अगर कोई कहे कि इसकी डेप्थ कितनी है, तो इसकी डेप्थ 3 है, लेकिन 0 1 2 के लिहाज से। सर ये तो मैडम। जी सर। अच्छा, ये मैडम मरियम ने कहा कि डीएसए का आना ज़रूरी है। अच्छा सर, आप थोड़ा सा ना, या आपने उधर तो सेशन पढ़ाए हैं, लेकिन बात यह है कि थोड़ा सा ना आहिस्ता और थोड़ा सा मतलब ज़्यादा तेज़ ना चले, मतलब ओवर चीज़ें ना करें।
ओवर से मुराद ये कि हमने जो डीएसए में पढ़ा डिसीजन ट्री, इधर सारे लोग ना न्यू है, मुझे लगता है बहुत कम लोग जिन्होंने पढ़ा होगा। जी जी। मतलब वो डिसीजन ट्री वगैरह या क्लासेस ली होंगी। अगर आप इनको थोड़ा सा वो भी, मतलब थोड़ा सा बेसिक लेवल जिसे कहते हैं, या थोड़ा सा डिटेल में बताते जाएंगे ना, तो इजी होगा इनका लर्निंग। जी मैं तो आपको। क्योंकि बहुत सारे लोग न्यू है ना, अभी जी उन्होंने जी। पाइथन हमारे साथ ही स्टार्ट की है। और जी जी। ठीक है। ठीक है, मैं ना ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ऐसा हो जाता मतलब हूँ। थोड़ी थोड़ी सी डिटेल के साथ है ना, मतलब थोड़ी थोड़ी डिटेल के साथ चीजें। ठीक है सर। ओके। तो हाँ। अ, हम बात कर रहे थे जो ट्रीज की डिफरेंट टर्मिनोलॉजी हैं। तो अ, अभी आप मुझे ये बताएं कि मैं चूंकि अभी चैट नहीं देख रहा, तो आप लोगों को ये जो अभी मैंने टर्मिनोलॉजीज बताई हैं, आपको ये समझ आई है? रूट नोड, इंटरनल नोड्स और डीएसए का आना जरूरी नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। अभी पार्टिसिपेंट्स को ये समझ आ गई है, रूट नोड, इंटरनल नोड वगैरह? अगर नहीं अ, आई तो बता देना ऐसे ही इधर, सर मैं चैट देख लूंगा, डोंट वरी। मैं ठीक है। बताता जाऊंगा आपको। बता अच्छा दें अगर ये किसी को समझ नहीं आई, यस सर नो। ठीक है। चैट अच्छा में जी। बता दें। नो कह जी रहे। सर थोड़ा सा ना इसको दोबारा बता दें, हाँ। ठीक है। थैंक यू। अच्छा, जो ट्री होता है ना, उसके सबसे जो टॉप पर होती है नोड, उसको आप कहते हैं टॉप नोड, टॉप नोड, या इसको कहते हैं रूट। जिस तरह एक ट्री होता है, तो उसका स्टार्ट कहाँ से होता है? उसका स्टार्ट होता है रूट से। तो आपका जो क्या कहते हैं, आपके जहाँ से लाइक डाटा ने स्प्लिट होना स्टार्ट होना है ना, वो आपका रूट नोड होता है। उसके बाद फिर डिफरेंट डिसीजंस आते हैं, लाइक आप इस ब्रांच में चले गए हो तो आपके पास ये स्टे होम आ गया। इस तरह आप इस ब्रांच में चले गए तो इज इट टू हॉट। ये उसकी इंटरनल नोड है। देखें, इंटरनल नोड वो नोड्स हैं जो कि टॉप नोड नहीं है और इसकी लीफ नोड नहीं है। उसके दरमियान में जितनी भी नोड्स आएंगी, वो सारी की सारी आपकी इंटरनल नोड होंगी। लीफ नोड क्या होती है? लीफ नोड होता है जो आपका फाइनल डिसीजन होता है। फॉर एग्जांपल, आप इस ब्रांच में देखें तो आपका स्टे होम करके जो डिसीजन आया है, तो ये आपका लीफ नोड पर आया है। लाइक इसके बाद कोई और नोड नहीं है, ये लीफ है। जिस तरह एक दरख्त पे जो पत्ते होते हैं, वो उसकी आखिरी उसका लेवल होता है, उसके बाद मजीद नहीं उससे कोई शाखें निकल रही होती, एक पत्ते से नहीं निकल रही होती। तो ये आपका लीफ नोड हो गया। इसी तरह ये भी लीफ नोड है, और इस केस में ये लीफ नोड है। ठीक है। अब जो ब्रांच है, ब्रांच किसको कहते हैं? एक कनेक्शन बिटवीन नोड्स रिप्रेजेंट्स अ डिसीजन। अब जब इज इट ट्रेनिंग मैंने आपको कहा, तो उसके बाद इसने दो ब्रांचेस बनाई, एक यस की और नो की। नो के बाद उसने फिर दो ब्रांचेस बनाई, यस की, नो की। इस तरह, ये तो मैंने बहुत छोटी सी मिसाल दी है, रियल लाइफ में बहुत बड़े ट्रीज होते हैं। ठीक है ना? तो ये इसकी बस ब्रांच इसी को कहते हैं। और जो मैंने आपको बताया कि डेप्थ क्या होती है, ये होते हैं नंबर ऑफ लेवल्स फ्रॉम रूट टू द लीफ। फॉर एग्जाम्पल, ये है रूट, ठीक है ना, और ये है इसकी लीफ नोड, और ये भी लीफ नोड है। अब आप कहोगे कि ये देखें कि लीफ नोड तो ये है, तो इसका जो लेवल है वो ये 1 लेवल हो गया और ये 2 लेवल हो गया। इसका लेवल 2 नहीं होना चाहिए था। लेकिन आपने लीफ नोड वो देखना जो सबसे ज्यादा डीपेस्ट है। इस ट्री में सबसे डीप लीफ नोड कहाँ है? सबसे ज्यादा डीप जो लीफ नोड है वो यहाँ मौजूद है। तो ये कितने लेवल पर है? ये है तीसरे लेवल पर, 1, 2, 3। तो ये आपके जो इस ट्री की जो क्या कहते हैं डेप्थ है, ये वो आ गई। और इसके बाद आता है स्प्लिटिंग। स्प्लिट क्या होता है कि आप जिस तरह इस ट्रेनिंग में आप यस या नो करके जो आप स्प्लिट कर दिया था डाटा, इसको जस्ट स्प्लिटिंग कहते हैं। ठीक है। और आप एक नोड को दो या दो से ज्यादा ज्यादा नोड्स में जो आप डिवाइड कर रहे हो। इसके बाद आ जाता है प्रूनिंग। प्रूनिंग क्या होता है कि प्रूनिंग, अभी तो हम प्रूनिंग के आपको ज्यादा भी समझ आने की जरूरत नहीं है वैसे। प्रूनिंग ये होता है कि काफी मर्तबा ना, फॉर एग्जांपल, इज इट ट्रेनिंग? नो। इज इट टू हॉट? यस, स्टे होम। आप ना, आपने एक डिसीजन लिया और आप यहाँ से आ गए कि फॉर एग्जांपल बाहर रेनिंग नहीं हो रही लेकिन बाहर बहुत गर्मी है, स्टे होम पर आ गए। तो आप इस शाख पर गए ही नहीं हो ना आप इस शाख पर गए हो। तो आप ये कह सकते हो कि हमने इस शाख को और इस शाख को प्रून कर दिया है, यानी कि हमने रिमूव कर दिया है। ठीक है ना? ये मैंने आपको लाइक बहुत थोड़ा सा सिंपल करके बताया है, वैसे इसमें और कॉम्प्लेक्सिटी होती है। तो लेकिन हमें अभी डिसीजन ट्री में इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम फिर बाद में देखते हैं। अच्छा, तो अब ना मैं आपको चूंकि थोड़ी थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, आगे आपको कोड जब आएगा तो आपको और अच्छा समझ आ जाएगा। अब एक डिसीजन ट्री जिस तरह हमें बताया कि, अब आपके ज़हन में सवाल होगा कि हम ये तो कह रहे हैं कि आपके पास डाटा आया, उसमें स्प्लिट हो गया। वो किस बुनियाद पर स्प्लिट हो रहा है? फॉर एग्जांपल, इज इट ट्रेनिंग के बाद
एक क्वेश्चन ये इज इट टू हॉट, ये और भी तो क्वेश्चन आ सकते थे कि फॉर एग्जांपल व्हाट इज द स्काई कलर टुडे, या व्हाट इज द क्लाउड कलर टुडे। लेकिन इसने एक ये खास क्वेश्चन इज इट टू हॉट, इसी को क्यों चुना? तो इसका जो लाइक डिसीजन ट्री किस तरह डिसाइड कर रहा है कि मैंने किस जगह जाकर स्प्लिट होना है। तो इसके लिए ना हम दो मेजरमेंट है, मैथमेटिकल मेजरमेंट्स होते हैं। एक है जिनी इम्प्योरिटी, ठीक है, और दूसरा होता है एंट्रोपी। तो हम पहले जिनी इम्प्योरिटी को समझते हैं। जिनी इम्प्योरिटी ये होता है कि आपका जो डाटा है वो, उसमें कितनी ज्यादा रैंडमनेस है। फॉर एग्जांपल इसकी मैं आपको एक बड़ी आसान सी मिसाल दूं। आपके पास 10 पिक्चर्स हैं, 6 पिक्चर्स कैट्स की हैं, 4 पिक्चर्स डॉग्स की हैं। तो अब आपके पास जो पिक्चर्स है उसमें दो क्लासिफिकेशन है, यानी कि एक कैट्स की कैटेगरी है, एक डॉग्स की कैटेगरी है। तो इसका मतलब है कि इसमें थोड़ी सी रैंडमनेस है, यानी कि सारा डाटा सेम नहीं है। ठीक है। तो लेकिन अगर ये इस सिनेरियो में अगर आपके पास 10 की 10 कैट्स होती है, 10 के 10 डॉग्स होते हैं, तो हमें क्या कहते हैं, हमें मजीद स्प्लिट करने की जरूरत ही ना पेश आती। और हमारे पास जो इसका जिनी इम्प्योरिटी है वो जीरो होता। क्यों जीरो होता? क्योंकि आपके पास सारा डाटा सेम है, आपने उसको स्प्लिट नहीं करना। स्प्लिट कब करना है? जब आपके पास थोड़ा डिफरेंट टाइप का डाटा होगा। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जिनी इम्प्योरिटी काम किस तरह करता है। तो जिनी इम्प्योरिटी में ये इसका फार्मूला है। अब इस मिसाल को देखते हैं कि 6 कैट और 4 डॉग्स। तो इसका ये फार्मूला है कि 1 माइनस, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, 2n तक जा रहा है, और प्रोबेबिलिटी जो है उसका स्क्वायर हो रहा है। तो आप यहाँ देखें कैट्स कितनी है, 6 कैट है, टोटल एनिमल्स कितने हैं, 10 है। तो 6/10 का स्क्वायर होगा। ये स्क्वायर कहाँ से आया? ये यहाँ से आया। ठीक है। आप लोगों ने मैथमेटिक्स में शायद इस तरह की ये समेशन का आइडिया हो। तो ये वहां से आया है। इसने 6/10 का स्क्वायर लिया। चूंकि ये माइनस का साइन है, 1 के साथ इसने माइनस लगाया। अब एक और डाटा भी है 4 डॉग्स का। तो इसने 4 डॉग्स ओवर टोटल एनिमल्स इसका स्क्वायर लिया। इसके बाद जो एक वैल्यू आई है वो 0.48 आई है। अब अगर ये होता जीरो तो हम मजीद इसको स्प्लिट ना करते। लेकिन जीरो के अलावा 0.5, 0.48 या इस तरह का जो भी आपके पास जिनी इम्प्योरिटी आ रही है, इसका मतलब ये है कि इसमें रैंडमनेस है। क्योंकि अगर रैंडमनेस है तभी ये 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू आ रही है। तो इस बुनियाद पर हम इसको कह रहे हैं कि ये इम्प्योर है, और हमें इस जगह पर जहाँ ये 6 कैट और 4 डॉग्स आए, हमें दो स्प्लिट करना होगा, यानी कि एक कैट्स का और एक डॉग्स का स्प्लिट करना होगा। ठीक है। अब मैं आपको यहीं इसके एक दूसरी मिसाल देता हूँ। अगर ये होता कि इफ आर नोड हैज 10 कैट्स, तो क्या होता? मतलब कि आपके पास डॉग्स है ही नहीं, सिर्फ आपके पास कैट्स और वो भी 10 हैं, और टोटल एनिमल भी 10 हैं। तो आप क्या करते हैं? 1 माइनस, इधर आप 10/10 करते हैं। 10/10 कितना होता है? 1 होता है। 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो 1 - 1 जीरो आ जाता। जब आपके पास जीरो आ रहा है तो आपका जो जिनी है वो जीरो हो गया, और ये परफेक्टली प्योर हो गया। इसका मतलब है कि ये तमाम सेम क्लास, यानी कि कैट से बिलोंग करते हैं। तो इस बुनियाद पर हम इसको मजीद स्प्लिट ना करते। तो ये इसका बड़ा सिंपल सा मेजरमेंट था। अब हम दूसरा एक मेजरमेंट देखते हैं जिसको एंट्रोपी कहते हैं। तो एंट्रोपी भी यही चीज़ है, वो भी रैंडमनेस और डिसऑर्डर को मेजर करता है, लेकिन उसका फार्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। और जो आज हम पढ़ेंगे इसमें एंट्रोपी नहीं इस्तेमाल हो रहा, इसमें आपकी आसानी के लिए मैंने जिनी को ही इस्तेमाल किया है। एंट्रोपी का फार्मूला ये है कि इसमें भी यही चीज़ होती है कि अगर आपका जीरो है तो प्योर है, आपने स्प्लिट नहीं करना डाटा को आगे, लाइक आपने डॉग्स और कैट्स को आपने स्प्लिट नहीं करना। लेकिन अगर एंट्रोपी 1 आ गया या 50-50 आ गया तो आपने उसको करना है। अब हम 6 कैट और 4 डॉग्स की मिसाल कि ये जो मई कैलकुलेशन है इसको इस फार्मूले में पुट करते हैं। ठीक है। अब ये कैट्स हैं, ये 6/10 हैं, और ये 4/10 हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी डॉग्स की कितनी है? 6/10 log ऑफ 2, ये log ऑफ 2 फार्मूले से आया है। ये प्रोबेबिलिटी है 6/10। अब माइनस का साइन ये भी फार्मूले से आया है। और अब ये जो कैट्स हैं, इसकी 4/10 log ऑफ 2 4/10। अब आपने इसकी एंट्रोपी निकाली तो ये आया 0.97। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जीरो नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा रैंडमनेस है, हमें यहाँ स्प्लिट करना होगा। अच्छा, आप देखेंगे रैंडमनेस की यही मेजरमेंट ऊपर 0.48 आई है, इधर 0.97 आई है। ये फार्मूला का फर्क है। और ऊपर वाला फार्मूला थोड़ा आसान है, इसमें लोगारिथम का इस्तेमाल हो रहा है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। तो आगे एक टर्मिनोलॉजी हम देखते हैं कि इंफॉर्मेशन गेन क्या होता है। अच्छा, ये इंफॉर्मेशन गेन क्या होता है कि आपके रूट नोड से जब आपने स्टार्ट किया तो आपकी इंट्रोपी फॉर एग्जांपल 0.97 है। जिस तरह आप डाटा को मजीद स्प्लिट करते जाएंगे तो इंट्रोपी कम होती जाएगी। तो ये उसी का मेजरमेंट है
इंफॉर्मेशन गेन कि आपकी जो इंट्रोपी है वो किस तरह कम होती जा रही है। तो अब हम कोड की तरफ आते हैं। तो बस ये लास्ट चीज रह गई है कि डिसीजन ट्री। अब जिस तरह मैंने आपको डिटेल बताई है, अगर आपको उनमें से कुछ चीजें नहीं भी समझ आई तो अब आप सिर्फ इन स्टेप्स को आप समझ लो, ये आपके लिए बहुत आसानी होगी। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने सारा डाटा सेट को लोड करना है रूट नोड पर। ठीक है। हर फीचर के लिए आपने उसकी इम्प्योरिटी कैलकुलेट करनी है। क्योंकि आप इम्प्योरिटी क्यों कैलकुलेट करोगे, इम्प्योरिटी आप इस वजह से कैलकुलेट करोगे क्योंकि इम्प्योरिटी की ही बेसिस पर आगे आपने स्प्लिट करना है, वरना आप रूट नोड पर ही फंसे रह जाओगे। उसके बाद आपने फीचर को सिलेक्ट करना है, और आपने फिर उसके बाद मजीद उसके क्या कहते हैं नोड्स पर चले जाना है। ठीक है ना, और उसके बाद यही स्टेप 2 से 4 ये दोबारा करना है। ठीक है ना। ये मैं दोबारा ऊपर आता हूँ। आपके पास ये सारा डाटा सेट आया। ठीक है। आपने इसमें से ये आपका फीचर था इज इट ट्रेनिंग, इस पर आपने उसको स्प्लिट कर दिया यस या नो करके। अब इनमें से इज इट टू हॉट, ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसकी इम्प्योरिटी सबसे कम थी, तो आपने इसको लिया, इस पर मजीद डाटा को स्प्लिट कर दिया, इस तरह ये चलता रहेगा। ये मिसाल इस मिसाल में अलबत्ता नहीं है। तो हम आगे आते हैं। अच्छा, अब आप ये कहोगे कि ठीक है, हम एक ट्री है उसको स्प्लिट करते जाएंगे, मुख्तलिफ मौकों पर हमारे पास प्रिडिक्शन आते जाएंगे। हमने रुकना कब है, रुकना कब है जब आपकी इंट्रोपी या जिनी प्योर हो जाएगी। प्योर का क्या मतलब है, जब जीरो हो जाएगी। ए नोड इज प्योर ऑल सैंपल्स आर द सेम क्लास। यह जो एक तो ये मेजरमेंट है, दूसरा ये मेजरमेंट है कि स्टार्ट में आपको ये कह दिया कि आपने ना एक मैक्सिमम डेप्थ है, फॉर एग्जांपल आपने लेवल 5 तक जाना है। तो आपने उस अगर आप लेवल 5 तक पहुंच गए, आपने बस वहां जाकर कट कर दो, वहां जाकर रुक जाओ। और या ये है कि आपने ये दूसरा मेजरमेंट ये हो सकता है आपका कि अगर आपको कहा गया हो कि आपने बस इतने सैंपल्स लेने हैं और उस पर आपने स्प्लिट करना है। अच्छा, ये जो दो चीजें हैं कि मैक्सिमम डेप्थ और स्प्लिट, ये हम अब कोड में देखते हैं। तो अब हम कोड की तरफ आते हैं और अब आपके लिए सर काफी आसानी। जी। सर जो आपने कैट्स एंड डॉग वाली एग्जांपल दी थी, उसमें जी। आप जी। बताते हैं किस चीज़ में स्प्लिट करेंगे। लेट्स से हम वो एल्गोरिदम बना रहे हैं डिसीजन ट्री से, तो स्प्लिट करेंगे कौन से फीचर्स पे हम लें। हाँ। तो यार आपका ना इसमें ये हो सकता है कि आपको ना स्टार्ट में आपको ये कहा गया हो कि भाई ये एक डाटा सेट है, इसमें ना 10 एनिमल्स हैं। ठीक है ना। अब आपको ये कहा गया हो कि आपने ना इसमें से प्रिडिक्शन करनी है, मतलब कि इस डाटा सेट पर ट्रेन हो जाओ, और इसके बाद ना आपने मुझे ये बताना है कि मैं आपको कुछ फीचर्स बताऊंगा, उसकी बुनियाद पर आपने ये बताना है कि ये डॉग है या कैट है। तो आप जिस तरह बता रहे हो कि हम उसमें स्प्लिट मुख्तलिफ फीचर्स की बुनियाद पर कर देंगे ना, कि फॉर एग्जांपल अगर क्या कहते हैं उसका साइज छोटा है, तो और उसका कलर का काफी लाइक डार्क प्लस वाइट हो सकता है, तो आप कह सकते हो कि ये थोड़ा कैट से ज्यादा रिजेंबल करता है। तो क्या कहते हैं इस तरह का जो क्वेश्चन आया जिसमें आप कलरिंग की बुनियाद पर आप स्प्लिट कर सकते हो, आप क्या कहते हैं साइज की बुनियाद पर स्प्लिट कर सकते हो, आप आंखों का पर स्प्लिट कर सकते हो, लाइक मुख्तलिफ फीचर्स होते हैं। तो ये आपने उस बुनियाद पर स्प्लिट करना होता है। और ये गिनी यूज करना है या फिर हमने दूसरा वाला यूज करना है, बिकॉज उनमें डबल का डिफरेंस है ऑलमोस्ट। वो 0.5 है, वो 1 है। तो ये किस बेसिस पे हमने यूज करना है। हाँ। तो नहीं, ये दोनों मेजरमेंट्स है, दोनों ही यूज होती हैं। लेकिन जो ज्यादातर इस्तेमाल होती है वो जिनी इस्तेमाल होती है। अच्छा, जिनी क्यों इस्तेमाल होती है, क्योंकि आप देख रहे हो इसका फार्मूला काफी सिंपल सा है, और इसके अंदर लोगारिथमिक की कैलकुलेशन है। तो जो आपका जीपीयू है उसमें कुछ माइक्रो सेकंड का फर्क पड़ जाता है जब आप इस तरह करोगे। अच्छा, दूसरी चीज आप पूछ रहे थे कि ये फर्क बहुत क्यों, लाइक का क्यों ज्यादा है। मुझे एग्जैक्ट आइडिया तो नहीं है, लेकिन इसका हम यही कह सकते हैं कि ये जो फार्मूला है ना, एक तो फार्मूले का डिफरेंस है, और दूसरा ये कि जो इंट्रोपी है ये थोड़ा सा ज्यादा लाइक आप कह सकते हो कि ये थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्ट है इस मामले में ना। आप इसके फार्मूले से ही देख सकते हो, तो इस वजह से ये ज्यादा थोड़ा सा स्ट्रिक्ट मेजरमेंट करता है। अच्छा, अब ये भी मैं कर सकते हैं। आप थोड़ा सा ना को कॉपी करके जल्द से जल्द चैट जीपीटी भी कर लिया करें। ठीक मतलब है सर, अगर मैं होता ना उतनी उतनी डेफिनेशन कॉपी की, व्हाई द रिजल्ट आर डिफरेंस, व्हाई द डिफरेंस सो हाई, तो इस तरह वो आपको जल्दी बता देगा। जी जी ये सर। बेहतर भी होता है अंडरस्टैंडिंग के लिए। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आने से पता चलता है कि अंडरस्टैंडिंग बेहतर कैसे हो सकती है। अच्छा अपने तो अंदर आज भी कर सकते हैं तो ठीक है। अच्छा तो
अब हम ना जल्दी से कोड पर आते हैं। सबसे पहले ना आज जो हम जो डाटा सेट के बारे में देखते हैं कि जो हम डाटा सेट इस्तेमाल कर रहे हैं वो कौन सा है। ये बहुत मशहूर डाटा सेट है, आप लोगों ने अक्सर यूज भी किया होगा, आयरिस डाटा सेट। इसमें क्या चीजें हैं, 150 लाइक सैंपल्स हैं आयरिस फ्लावर्स के। आयरिस फ्लावर और 4 फीचर्स है और उनकी 3 क्लासेस है। मैं आपको इनकी पिक्चर दिखाता हूँ। हाँ ये देखें, ये आयरिस के ना 3 फ्लावर है, सिटोसा, वर्सिकुलर और वर्जिनिका। अब ये 3 फ्लावर्स हैं, इसका मतलब है हमारे पास 3 सैंपल है, ठीक है ना। अच्छा, हमारे पास ना इसके हर फ्लावर के 4 फीचर हैं। एक पीटल और सेपल, पीटल की लेंथ, पीटल की विड्थ, सेपल की लेंथ, सेपल की विड्थ। तो हमारे पास 4 फीचर हैं हर फ्लावर के, और हमारे पास टोटल 3 फ्लावर हैं, और हमारे पास टोटल डाटा का जो साइज है वो 150 है, ठीक है। आप ये इस तस्वीर को देख लें, और मैं अब आपको कैगल पे ये डाटा सेट दिखाता हूँ। ये है वो डाटा सेट ना। आपके पास ये टोटल ये 150 रोज हैं, ठीक है। आपके पास ये सेपल की लेंथ है, सेपल की विड्थ है, पेटल की लेंथ है, पेटल की विड्थ है, और उसके बाद उसने ये बताया हुआ कि इन अगर इस तरह की लेंथ विड्थ हो तो आपके पास ये कौन सी स्पीशीज है। आपके पास अगर जो फर्स्ट 50 हैं वो आयरिस सिटोसा फ्लावर है, ठीक है ना। आयरिस सिटोसा के बाद यहाँ जाकर आयरिस वर्सिकुलर आ जाता है 51 पर। तो ये आयरिस वर्सिकुलर है, और इसके बाद वर्जिनिका आ जाता है। तो हाँ ये वर्जिनिका, वर्जिनिका आ जाता है आई थिंक 101 पर। तो अब हमने ना इस पे अपने डाटा सेट को ट्रेन करना है, अपने डिसीजन ट्री को इस पर ट्रेन करना है। तो आप आपने ये डाटा सेट देख लिया, मैं बैक टू नोटबुक आता हूँ। अ, आपने देख लिया कि 150 टोटल फ्लावर्स हैं, हर फ्लावर के 4 फीचर हैं, सेपल की लेंथ, विथ, उसकी लेंथ, पेटल की लेंथ और विथ, और उसके बाद 3 क्लासेस हैं। अच्छा, आपने ना चूंकि मशीन लर्निंग को ये जो मैं क्या कहते हैं जो एल्गोरिदम है, इसको इनके नाम नहीं पता होता। ये 0 जब कहेगा तो इसका मतलब है सिटोसा, 1 कहेगा तो वर्सिकुलर, और 2 कहेगा तो वर्जेनिका। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुछ लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करते हैं, नमपाई, pandas और मैटप्लॉटलिब वगैरह को। इसके बाद जो है ना हम अब आयरिस के डाटा सेट को इंपोर्ट कर रहे हैं। हमने स्काई के डाटा सेट से आयरिस का डाटा सेट को लोड किया, ये बाय डिफॉल्ट फंक्शन है। आपने आयरिस के डाटा सेट को लोड किया और इसको हमने चलाया, तो आपके पास फीचर के नेम आ गए, सेपल की लेंथ, सेपल की विड्थ और पेटल की लेंथ विड्थ। और हमारे पास टारगेट नेम्स आ गए कि हमने इस 4 चीजों की बुनियाद पर ये मैयर करना है कि ये सिटोसा है, वर्सिकुलर है, वर्जिनिका है। इसी बुनियाद पर हमारे जो एल्गोरिदम है, हमारा डिसीजन ट्री है, उसकी प्रिसीजन और उसकी एक्यूरेसी का लाइक डिसीजन होगा। डेटा सेट की शेप कैसी है, 154 है। 150 का क्या मतलब है, 150 रोज बाय 4 कॉलम्स। आपने यहाँ देखा होगा कि 150, ये 150 रोज है, और इसके बेसिकली 4 कॉलम है। ये 4 कॉलम है, ये स्पीशी कॉलम नहीं है, ये उसका डिसीजन है बेसिकली। तो अब हम आ जाते हैं, डाटा सेट को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। तो आपने सबसे पहले ना हमने इसका डाटा फ्रेम बनाया। डाटा फ्रेम बनाने की क्यों जरूरत होती है, इसकी जरूरत इस बुनियाद पर होती है कि आप डायरेक्ट सीएसवी फाइल, क्योंकि ये ऊपर जो डाटा है ये एक सीएसवी फाइल में पड़ा है ना, एक एक्सेल की फाइल में पड़ा है। आप उस पर डायरेक्ट इस तरह नहीं चला सकते, मतलब कि मेजरमेंट्स नहीं कर सकते। आपने उसको किसी में लोड कर लो। तो हमने उसको एक डीएफ डाटा फ्रेम में लोड कर लिया, डाटा सेट आयरिस के डाटा को। कॉलम कॉलम के नाम हमने कौन से रखे हैं, जो आयरिस के फीचर नेम्स हैं। आयरिस के फीचर नेम्स कौन से हैं, ये वाले फीचर नेम है। तो ये देख रहे हो कि ये आपने उसके फीचर नेम्स जो है ना, ये आपने उसके रखे हैं। और आपने डॉट हेड किया, जो आपको पता है फर्स्ट 5 रोज को वो दिखाता है। अब हम आगे डाटा सेट की शेप को देखते हैं। डाटा सेट की शेप जो वो 155 है, आई थिंक इसने स्पीशीज को भी इंक्लूड कर लिया है। तो ये फिफ्थ कॉलम स्पीशीज कह के, अगर ये वाली लेंथ है तो ये स्पीशी है। और उसके बाद ये बता रहा है कि पर क्लास कितने सैंपल्स हैं। तो आपका ये जो 0 है, 0 का फ्लावर कौन सा था, सिटोसा। सिटोसा के 50 फ्लावर हैं, वर्सिकुलर के 50 फ्लावर हैं, और वर्जिनिका के 50 फ्लावर हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसकी स्टैटिस्टिकल समरी पर। तो स्टैटिस्टिकल समरी भी आप देख लें कि टोटल सेपल लेंथ। जी अच्छा, सर। मैं ये नहीं कहना था, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि पता नहीं कौन सा डाटा सेट ले रहे हैं, ये न्यू है, ये कहाँ से है। तो जी जिन्होंने सर। पहली क्लास ली उनको पता चलता है कैगल से डाटा सेट लिया हुआ है। हर अपनी फील्ड के लिहाज से आप अपने फील्ड का डाटा ले सकते हैं, ठीक है। हर फील्ड का डाटा पड़ा हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जो भी फील्ड आपकी, ठीक है, एग्रीकल्चर की है,
तो कंप्यूटर वालों को तो पता ही है। तो अपनी मर्जी का डाटा लेके भी आप उन पर अपने प्रोजेक्ट्स इस तरह फीचर्स यही लगने ये कोड, ठीक है। लाइक टूल यही यूज होने हैं, डाटा सेट आप अपनी फील्ड का उठा सकते हैं यहाँ से कैगल से, ठीक है, ये कैगल लिखा हुआ नाम। तो जस्ट सर मैंने यही ऐड करना था। तो अब आपने उसकी स्टैटिस्टिकल समरी बताई। अच्छा, आप में से जो लोग होंगे, स्टैटिस्टिक्स का मशीन लर्निंग से बहुत गहरा ताल्लुक है। तो आप जितनी भी मशीन लर्निंग है, इसकी बैकबोन जो है वो स्टैटिस्टिक्स है। तो आप यहाँ देख रहे हो कि हमारा जो डाटा है, हमने उसकी थोड़ा सा स्टैटिस्टिकल मैयर्स देखे हैं। हमने ये देखा कि उसके अंदर टोटल सेपल लेंथ, विड्थ और पेटल लेंथ रोज हैं। तो हर हर 150 रोज हैं। ठीक है, उसके बाद आपने मीन निकाला। मीन किसको कहते हैं? एवरेज। एवरेज क्या है कि आपके पास ये जितना भी जो आपका कॉलम है ना, ये आपने सबको जमा किया और डिवाइड बाय 150 कर दिया। तो उसके बाद आपके कॉलम की आपके पास वो आ गई, एवरेज आ गई। इसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन होता है कि आपका जो मुख्तलिफ वैल्यूज हैं वो एवरेज से कितना दूर है, मतलब एवरेज से उनका कितना डिफरेंस है। मिनिमम सेपल लेंथ में सबसे मिनिमम मेजरमेंट ये वाली है, यानी कि मिनिमम सबसे ये है और सबसे मैक्सिमम ये वाली वैल्यू है। और ये 25%, 50 और 75% क्या चीज़ है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये बेसिकली ना क्वार्टाइल्स होते हैं, इनको कहते हैं क्वार्टाइल्स। तो मैं आपको यहाँ सर्च करके बता देता हूँ। बेसिकली ना आप क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स में मशीन लर्निंग जब भी इस्तेमाल कर रहे होंगे ना, तो क्वार्टाइल्स का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है कि आपका जो डाटा है ना, उसका फर्स्ट 25% आपके फर्स्ट क्वार्टाइल में जाएगा, 25 to 50% सेकेंड क्वार्टाइल में जाएगा, और उसके बाद जो उससे अगला होगा वो आपका थर्ड क्वार्टाइल में जाएगा, और जो रिमेनिंग होगा वो उसके बाद जाएगा। तो ये वही चीज़ होगी कि आपका जो मिनिमम है वो ये है, और जो 0 से 25% का डाटा यहाँ आया है, 25 से 50 का डाटा यहाँ है, और 75 और सो ऑन। ये इस तरह की चीजें। अब हम आ जाते हैं कि अब हम देखते हैं कि हमारे क्या किसी कॉलम में कोई मिसिंग वैल्यू भी है या नहीं है। यानी कि हम यहाँ आते हैं, पहले हम खुद डाटा को देख लेते हैं। ये मैं आपके सामने देख रहा हूँ। आप ये देखो, किसी भी कॉलम में कोई भी वैल्यू मिसिंग नहीं है। 0 पॉइंट समथिंग करके कोई ना कोई वैल्यू है हर कॉलम में। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हमारे पास ये डाटा सेट बहुत अच्छा है, कि इसमें मिसिंग वैल्यू नहीं है। अगर इसमें मिसिंग वैल्यू होती तो आप क्या करते? आप सबसे पहले आगे जाने से पहले यहाँ प्री प्रोसेसिंग करते। तो वो प्री प्रोसेसिंग में क्या होता है कि आप वो एवरेज लेकर वैल्यूज को पुट कर देते हो, और काफी मेथड होते हैं, हम अभी उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन ये हमारे पास डाटा सेट बहुत क्लीन डाटा सेट है। तो इसमें आप देख रहे हो कि 0 0 0, यानी कि कोई भी ऐसा कॉलम नहीं है जहाँ, या रो नहीं है जहाँ कोई जीरो वैल्यू पड़ी हो। हर जगह फिल है वैल्यूज ना। तो अब हम आगे जाते हैं, अपने डाटा को थोड़ा सा विजुलाइज करते हैं। ठीक है ना? तो एक आई गेस। जी। तो हम ना अपने क्या कहते हैं, अपने डाटा सेट को थोड़ा सा विजुलाइज करते हैं। सबसे पहले हमने ना फिगर एक्सिस, ये इसका फंक्शन है सब प्लॉट्स। तो आपने क्या किया, ये 2 by 2 का ना आपने वो बनाया, एक ग्रिड बनाया, और उसमें 12 हाइट दी, 8 उसकी विड्थ दी। ठीक है ना? और उसके बाद ना आपने एक लूप चलाई है फीचर नेम्स के ऊपर। अब मैं, ये फीचर नेम क्या चीज़ है? फीचर नेम्स वही हैं, सेपल लेंथ, विड्थ, और इससे नीचे आप पेटल लेंथ और विड्थ देखोगे। ये आपके 4 फीचर्स हैं, इस पर आपने लूप चलाई है। इसके बाद ना आपने ये किया कि इसके बाद आपने टाइटल में उसका फीचर फीचर का टाइटल दिया, और उसके बाद ना आपने प्लॉट कर दिया। हम ना सबसे पहले इसको देखते हैं, इसकी विजुलाइजेशन देखते हैं, फिर ऊपर समझते हैं कि क्या चीज़ है। अच्छा, ये सेपल लेंथ के अंदर आपका, आप ये देख रहे हो कि सिटोसा जो है वो उसके 4.5 लेंथ के तकरीबन 1, आप इस ग्राफ को समझ रहे होंगे कि तकरीबन एक ऐसा सिटोसा फ्लावर है जो 4.5 लेंथ है जिसके सेपल की। ठीक है ना? इसी तरह आप ये देख रहे हो कि ये जो आपका इसके ये कलर वाला है, ये वर्सिकुलर है, और जो वर्जीनी का है, ये कलर वाला जो डाटा सेट है ये है। तो अब इस ग्राफ को अपने पढ़ना किस तरह है?
आपने पढ़ना इस तरह है कि सेपल लेंथ है, सेपल लेंथ में हम इसको देख लेते हैं कि 7.5 सेंटीमीटर सेपल लेंथ किसकी है, वो है ऑलमोस्ट, इसके मुकाबले में यहाँ 5 मेजरमेंट होगी, 5 वर्जीनिका के फ्लावर्स की। आपने इस तरह इसको रीड करना है। आपने इसके एक्स एक्सिस को देखना है, इसके वाई एक्सिस को देखना है। वाई एक्सिस आपको काउंट देगा, कितने फ्लावर्स का काउंट है। एक्स एक्सिस आपको उसकी लेंथ देगा या विथ देगा। और आपको ये जो कलर है ये बताएगा कि इनमें से कौन सा फ्लावर है। इसी तरह आप इसकी विथ को देख रहे हो, जो इसकी विथ विथ है आप उसको देख रहे हो कि इसमें सिटोसा, वर्सिकुलर और वर्जिनिका किस तरह है। इसी तरह पेटल लेंथ है और पेटल विड्थ है। पेटल, अच्छा अब यहाँ आप एक पैटर्न देखो। पेटल लेंथ के अंदर आप देख रहे हो कि जो सिटोसा है वो सारा का सारा साइड पर है, ठीक है। यानी कि वो 1 से लेकर क्या कहते हैं 2 से थोड़ा 2 से थोड़ा सा पीछे तक सारा सिटोसा है। यानी कि सिटोसा के पेटल की लेंथ 2 से किसी ज्यादा नहीं है, ठीक है। और आप यहाँ भी देख रहे हो, यहाँ भी काफी हद तक ओवरलैपिंग है, लेकिन यहाँ जो सिटोसा है वो बिल्कुल अलहदा से है। अच्छा, हमारे लिए अब मैं आगे चलने से पहले आपको यहाँ एक चीज बताता चलो। आप इन चारों चीजों को जरा गौर से देखो। और आगे चलने से पहले, ये है 4 फीचर्स। इन 4 फीचर्स की बुनियाद पर डिसीजन ट्री ने स्प्लिट होना है। मैं ऊपर अभी डिस्कस कर रहा था ना कि स्प्लिट किस तरह होता है चीजें। तो स्प्लिट होती हैं किसी भी फीचर की बुनियाद पर, ठीक है ना। अब ये आप ये देख रहे हो, ये 4 फीचर है, इनमें से किसी एक फीचर को सबसे ऊपर उठाना है, उसकी बुनियाद पर स्प्लिट करना है। फिर कोई और फीचर उठा सकता है, फिर कोई और फीचर उठा सकता है। तो अगर हम ये देखें कि हम इस डाटा को देख रहे हैं, हम में सबसे अच्छा कौन सा फीचर लगता है जिसकी बुनियाद पर हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं। तो इसका जवाब है पेटल लेंथ। पेटल लेंथ में वजह यह है कि आप ये कहो कि 2 सेंटीमीटर से कम जिसका है वो डाटा सेट एक ब्रांच में चला जाए, 2 सेंटीमीटर से ज्यादा है वो एक ब्रांच में चला जाए। तो आप शुरू में ही आप सिटोसा को अलहदा कर दोगे और बाकी 2 फ्लावर्स को अलहदा कैटेगराइज कर दोगे, ठीक है। आगे हम इसको मजीद अच्छा समझते हैं। अगर आपको यहाँ नहीं समझ आए ये मैं क्या चीज़ कह रहा हूँ, तो अच्छा, ये जो फंक्शन था इसने बेसिकली और कुछ भी नहीं किया। इसने इस ग्राफ को बनाया, इसमें कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ। अल्फा 0.6 क्या चीज़ है? अल्फा ये होती है ओपेसिटी, यानी कि अगर चूंकि आप देख रहे हो ना कॉलम्स काफ़ी ओवरलैपिंग है, तो ये ओवरलैपिंग में वो मतलब कि आपको वैनिश ना हो जाए, वो कहीं आपको दिखना ना बंद कर दें ये जो दूसरे हैं। तो उसका लाइक आप ये देख रहे हो कि ये जो ये वाला कलर है बेसिकली ये यहाँ भी है। तो ये ओपेसिटी की वजह से 0.6, अगर मैं 0 कर दूंगा तो ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो ये चीज़ थी। अच्छा, अब ना हम आगे चलने से पहले अपने डाटा को हमेशा, जिस तरह आपने पहले भी क्लासेस ली होंगी, टेस्टिंग और ट्रेनिंग डाटा में स्प्लिट करते हैं। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता चलूँ। ट्रेनिंग टेस्ट और टेस्ट का जरूरी क्यों है? जो आप में से बिगिनर्स हैं वो इस चीज़ को समझें। आपने एक मॉडल को ना, ये चूंकि पहले मॉडल को आप सिखाते हो कि भाई ये आपके पास 4 फीचर्स हैं, इसकी बुनियाद पर एक ये डिसीजन होना है। आप कहोगे कि ये 4 फीचर हैं, ये डिसाइड करो, ये है तो ये डिसाइड करो। उस इसको कहते हैं ट्रेनिंग सेट, ठीक है ना। उसके बाद होता है टेस्टिंग सेट। टेस्टिंग सेट कहते हैं कि भाई मॉडल, अब आपने इस चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लिया है। अब मैं आपको 4 फीचर दूंगा, 4 या 5 फीचर दूंगा। अब आपने मुझे खुद बताना है कि आप क्या प्रिडिक्शन कर रहे हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ होती है। तो अब आप देख रहे हो कि हमारे पास 150 का सैंपल का डाटा सेट है, ठीक है ना, जो ओरिजिनल आइरिस का यहाँ डाटा सेट था केगल पर। हमने ना अब उसमें से कुछ डाटा को छुपा लेना है और कुछ डाटा पर अपने मॉडल को ट्रेन करना है। तो हमने ना क्या किया, हमने 80% ट्रेनिंग के लिए रखा है, 20% टेस्टिंग के लिए रखा है। अच्छा, तो 80% 150 का कितना होता है? 120। यानी कि हम 120 फ्लावर्स पर, 150 फ्लावर्स पर नहीं, 120 फ्लावर्स पर अपने डिसीजन ट्री को ट्रेन करेंगे। जो 30 फ्लावर्स हैं उनके डाटा को हम टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। यानी कि जब मॉडल ट्रेन हो जाएगा, डिसीजन ट्री ट्रेन हो जाएगा, हम तब उसको कहेंगे कि चलो अब आप अब आपको मैं अब आपसे मैं प्रिडिक्शन करवाता हूँ। तो हमने ना यहाँ x इज इक्वल टू आइरिस डॉट डाटा, वाई इज इक्वल टू आइरिस डॉट टारगेट। एक्स में आपका डाटा चला गया, यानी कि ये फीचर नेम्स चलेंगे बेसिकली वही, सेपल लेंथ, विथ वगैरह। टारगेट में आपका चला गया सिटोसा है या वर्सिकुलर है या वर्जिनिका है। उसके बाद ना आपने फीचर शेप बताया कि फीचर शेप 154 है और टारगेट शेप 150 है। टारगेट शेप 150 क्यों है? क्योंकि जो 4 कॉलम्स हैं वो फीचर्स की हैं। जो आपके टारगेट शेप है उसमें सिर्फ एक ही कॉलम है, वो या तो सिटोसा होगा या वर्जीनिका होगा या वर्सिकुलर होगा। आगे हमने डाटा सेट को यहाँ स्प्लिट कर दिया है
एक्स ट्रेनिंग डाटा सेट, एक्स का टेस्ट, वाई ट्रेनिंग, और वाई जो टेस्टिंग का डाटा सेट है। ठीक है ना। तो आप यहाँ देख रहे हो कि ट्रेनिंग सेट का जो साइज है वो 120 है, और टेस्टिंग सेट का जो साइज है वो 30 है। अब हम आते हैं आगे, जो हमारा असल काम है, जिसमें हमने ट्रेनिंग करना है। तो हम इसको चला लेते हैं। अब हमने ना डिसीजन ट्री को करना है ट्रेन। आपने स्काई किट लेंस से बना बनाया फंक्शन है डिसीजन ट्री क्लासीफायर का, आपने जस्ट इसको इंपोर्ट करना है। डिसीजन ट्री क्लासीफायर में आपने रैंडम स्टेट इज इक्वल टू 42 डाल लिया। ये रैंडम स्टेट, ये आप कुछ भी डाल सकते हो। ये रैंडम स्टेट का मतलब ये है कि आपने ना थोड़ा सा उसमें शफल हो चीज़ है ना, यानी कि वो 0 से 130 120 तक डाटा एज इट इज़ ना है, वो थोड़ा सा शफल हो। ठीक है ना। आपने एक मॉडल को क्रिएट किया, रैंडम स्टेट 42 भी डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो। आपने मॉडल को ट्रेन किया, उसके बाद आपने ये जो मॉडल बना है इस पर आपने, आप ये देखो, आपने ट्रेनिंग का डाटा इसको पास किया। ये ट्रेनिंग का डाटा, यहाँ कौन सा डाटा पास हुआ है? यहाँ 120 फ्लावर्स का डाटा पास हुआ है। 120 फ्लावर्स का डाटा इसको पास हुआ, इसको हमने फंक्शन को कॉल किया डॉट फिट। ये डॉट फिट क्या करेगा? ये मॉडल को ट्रेन करेगा। ठीक है। तो हमने इसको चलाया, तो ये आपका मॉडल ट्रेन हो गया। यही बता रहा है कि पाइथन के अंदर इतनी फीचर्स हैं कि हमने जस्ट 3 लाइंस ऑफ कोड में अपना डिसीजन ट्री जो है वो आपका ट्रेन कर लिया। ठीक है ना। अब हम आते हैं प्रिडिक्शन की तरफ, कि अब इसने प्रिडिक्शन किस तरह करनी है। अच्छा, अब आप देख रहे हो कि ऊपर डीटी मॉडल करके आपका मॉडल बना है, डॉट प्रिडिक्ट किया, और अब ये देख रहे हो कि अब हमने उसमें किस चीज को पास किया। अब हम एक्स टेस्ट को पास करने हैं। यहाँ हमने ट्रेन को पास किया था, यहाँ हम टेस्ट को पास करने हैं। टेस्ट में क्या चीजें हैं? टेस्ट में आपके 30 फ्लावर्स का डाटा है। हमने यहाँ 30 फ्लावर्स का डाटा को पास किया मॉडल पर, और हमने इसको स्टोर कर लिया वाई प्रिडिक्शन में। अब ये करेगा क्या? बेसिकली हमारे पास ये जो डाटा गया है ना, एक्स टेस्ट, ये एक्स टेस्ट जो है वो बेसिकली आपका जस्ट, आपके ये 4 कॉलम्स का डाटा गया होगा। 30 फ्लावर्स का पेटल लेंथ, विथ, सेपल लेंथ और विथ का डाटा गया होगा। और वाई प्रिडिक्शन में, वाई प्रिडिक्शन में क्या आ रहा होगा? वाई प्रिडिक्शन में आ रहा होगा कि इनकी, ये सिटोसा है, वर्सिकुलर है, वर्जिनिका है, वो वाई प्रिडिक्शन में स्टोर हो रहा होगा। तो अब हम इसको प्रिंट करवा देते हैं। अच्छा, अब ये देखें, जो आपका प्रिडिक्टेड डाटा सेट है वो है, आपने जो यहाँ पास किया, हमने बेसिकली 30 फ्लावर्स का पास किया था। लेकिन हमने कहा कि हम 30 फ्लावर्स का नहीं, पहले 10 फ्लावर्स का डाटा देखते हैं। अब यहाँ देख रहे हो कि इसने जो प्रिडिक्शन की है वो की है 102 110 12 11। ये क्या चीजें हैं? 0 1 2, बेसिकली जीरो जो है वो सिटोसा को जाहिर करता है। 1 जो है वो वर्सिकुलर को जाहिर कर रहा है, और 2 जो है वो वर्जिनिका को जाहिर कर रहा है। तो आपका जो प्रिडिक्शन डाटा सेट है उसने कहा है कि पहला जो फ्लावर मेरे पास आया है उसके जो 4 फीचर्स थे उसकी बुनियाद पर मैंने उसको वर्सिकुलर बताया है, दूसरे फ्लावर को मैंने सिटोसा बताया है, तीसरे फ्लावर को मैंने वर्जीनिका बताया है, इसको मैंने वर्सिकुलर बताया। और फिर हम कहते हैं कि क्या ये इसने सही बताया या गलत बताया? हमने उसका एक्चुअल प्रिंट करवाया, वाई टेस्ट। ये हमारे पास प्रिडिक्शन था, और ये हमारे पास टेस्टिंग वाई टेस्ट था, यानी कि जो असल में। तो आप ये देख रहे हो कि असल वाला बिल्कुल इससे मैच कर रहा है। ठीक है ना। तो इस बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि हमारा डाटा, जो हमारा जो मॉडल है वो 100% तक इसमें काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी दे रहा है। ऑल्दो 100% एक बहुत अच्छी मतलब कि एक रेड फ्लैग होता है, लेकिन ये डाटा सेट काफ़ी क्लीन था, तो इसमें 100% आई है। तो अगले फंक्शन में हमने कहा है कि देखो हमारा प्रिडिक्शन और एक्चुअल बिल्कुल सेम है, यानी कि बिल्कुल सेम सेम वैल्यूज हैं। तो अब हम बताओ कि हमारे मॉडल की एक्यूरेसी कितनी है। हमने इस फंक्शन को चलाया, तो हमारे पास एक्यूरेसी आई 100%। ठीक है। तो ये हमारा एक्यूरेसी स्कोर था, हमने उसमें वाई प्रिडिक्शन और ये वाई टेस्ट हमने इसको पास किया था। अब हम आते हैं अपने विजुलाइज करने में। आप ये कहोगे कि मैंने शुरू में कहा था कि ये एक ब्लैक बॉक्स नहीं है, ये डिसीजन ट्री को पता होता है कि मैं किस तरह डिसीजन ले रहा हूँ। तो अब आप कहोगे कि हमें किस तरह पता चले कि डिसीजन ट्री ने किस किस तरह स्प्लिट किया है? तो वो चीज़ ये आ गई है। तो आप अपने डिसीजन ट्री को यहाँ आप विजुलाइज करो। ये है आपका डिसीजन ट्री किस तरह क्लासीफाई हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप समझो। नहीं समझ आता तो मुझे आपने बताना है। सबसे पहले ना हम ऊपर आते हैं टॉप पर। डिसीजन ट्री आयरिस क्लासिफिकेशन में
हमारे डिसीजन ट्री ने पहले जब खुद डाटा को अंडरस्टैंड किया, इसने कहा, जिस तरह मैंने भी आपको ऊपर वो जब मैं ग्राफ बता दिखा रहा था, मैंने आपको कहा था कि आप पेटल लेंथ को जरा गौर से देखो। उसके अंदर टू टू से जो सिटोसा है वो सारा का सारा टू से नीचे है। तो इसने डिसीजन ट्री ने क्या किया, इसने कहा है कि ये बहुत अच्छा एक फीचर है पेटल लेंथ जो है। और उसने कहा कि मैं 2.45 से इसको नीचे कंसीडर करता हूँ, तो हमारे पास जीनी जो है वो सबसे कम से कम आएगी। तो आप यहाँ देख रहे हो कि उसने पेटल लेंथ खुद सिलेक्ट किया, ये वाला फीचर सिलेक्ट किया, उस पर खुद ही उसने कॉन्स्ट्रेंट लगाया। आप ऊपर कोड में देखोगे मैंने कहीं भी नहीं कहा कि 2.45 करना है, ना मैंने कभी जिनी का कहा। डिसीजन ट्री ने खुद ये किया कि उसने खुद डाटा को 2.45 किया, पेटल लेंथ को खुद सिलेक्ट किया, और उस पर उसने जिनी कैलकुलेट की कि ये सबसे कम जिनी मेरे पास 0.667 आ रही है। उसने अच्छा, यहाँ आप सैंपल देख रहे हो, सैंपल कितने पास हुए थे? मैंने आपको कहा था कि 150 में से 120 हमने पास किए हैं। वो 30 को हमने छुपा लिया, वो हमने टेस्टिंग में इस्तेमाल किया। सैंपल हमने 120 पास किए। 120 में से 40 सैंपल थे सिटोसा के, 41 थे वर्सिकुलर के, 39 थे वर्जीनिका के। क्लास यहाँ सबसे डोमिनेंट क्लास है वो वर्सिकुलर की है। डोमिनेंट का मतलब ये है कि सबसे ज्यादा फ्लावर्स किसके हैं वो आप देख ही रहे हो कि 41 सबसे ज्यादा है और वो वर्सिकुलर है। इसकी बुनियाद पर इसने इसको स्प्लिट किया। अगर वो फ्लावर्स जिनकी पेटल लेंथ 2.45 से कम थी, वो अलहदा से यहाँ चले गए हैं, वो यहाँ चले गए, उनकी जिनी जीरो आ गई, और वो सैंपल 40 था, और ये क्लास सिटोसा बन गई। ठीक है। अब आप ये कहोगे कि ये जिनी डायरेक्ट 0.667 से 0.0 कैसे आ गई, और हमारे पास एक सैंपल अलहदा कैसे हो गया? तो मैं आपको ऊपर दिखाता हूँ कि ये हुआ क्यों। ये देखो, ये पेटल लेंथ है, इसने 2.45 यहाँ कोई कुछ था, उससे नीचे इसने उसको क्लासिफाई किया, तो आपके पास ये देख रहे हो सारा का सारा सिटोसा अलहदा से इसके पास आ गया। ठीक है। इसमें कोई वर्सिकुलर या वर्जिनिका वाले फ्लावर्स नहीं आए। अच्छा, अब वो पेटल लेंथ जिनकी 2.45 से कम थी, वो यहाँ चले गए। इधर इसने डिसीजन ट्री ने खुद ये किया, इसने ना इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, इसने पेटल लेंथ को 2.45 से 4.75 किया, जिनी को फिर कम किया 0.55, सैंपल 80 हुआ। अब आप कहोगे कि 120 से 80 कैसे हुआ? क्योंकि 40 यहाँ चला गया, 80 यहाँ आया। अच्छा, यहाँ जीरो है, जीरो क्यों है? क्योंकि 40 यहाँ चला गया है इसका। 41 और 39 यहाँ आया। हमने 41 और 39 को फिर क्लासीफाई करना है। पेटल लेंथ जिनकी 4.75 से कम थी वो यहाँ चले गए। ठीक है। और जिनकी ज्यादा थी वो यहाँ चले गए। यहाँ जब चले गए तो आप ये देख रहे हो कि इसने यहाँ खुद से पेटल विथ को सिलेक्ट किया, यानी कि फीचर को आप चेंज कर लिया। ऊपर पेटल लेंथ था, यहाँ पेटल विथ को सिलेक्ट कर लिया। इसने 1.75 खुद से मेजरमेंट लिया है। जिनी देखा है, जिनी, अच्छा आप एक चीज देख रहे हो कि जिनी हमेशा कम से कम होता जा रहा है, और ये आपकी वैल्यूज भी कम से कम होती जा रही है, क्योंकि बहुत सारा प्रिडिक्शन होता जा रहा है। यानी कि सिटोसा की तो सारी की सारी प्रिडिक्शन यहाँ हो गई। ठीक है। यानी कि ऊपर जो ये रूट नोड है, इसके बाद पहले इंटरनल नोड में ही सिटोसा की प्रिडिक्शन हो गई। अच्छा, जब यहाँ डाटा चला गया तो 1.65 से जिनकी ज्यादा थी वो यहाँ आ गई, और यहाँ वर्जीनिका का यहाँ लाइक प्रिडिक्शन इस नोड पर वर्जीनिका की प्रिडिक्शन हो गई है। अब हमारे पास क्या रह गया? हमारे पास वर्सिकुलर हो गया। तो वर्सिकुलर का हम कह सकते हैं कि वर्सिकुलर की इस जगह भी हो गई है प्रिडिक्शन, क्योंकि यहाँ भी जिनी 0.00 आ गया। जहाँ जिनी 0.00 है, इसका मतलब है कि वहां उसकी प्रिडिक्शन हो सकती है। यहाँ भी जिनी 0.0 है, तो यहाँ भी वर्सिकुलर की प्रिडिक्शन हो गई है, और यहाँ भी उसकी 0.0 है। तो आप ये देख रहे हो कि किस तरह एक ट्री की तरह इसने फैसले लेना शुरू किए। और आप लोगों ने, जिन्होंने पीछे पहले KNN पढ़ा होगा, ये मैं बताता चलूं कि ये उससे बहुत तेज है, क्योंकि ये ट्री है, और आप लोगों ने डाटा उसमें डाटा स्ट्रक्चर्स DSA में शायद पढ़ा हो कि जो ट्री होता है वो log ऑफ n में काम करता है, यानी कि बहुत फास्ट होता है। ठीक है ना? तो ये देख रहे हो कि ये log ऑफ n में सारा काम हो रहा है, और ये इसने बहुत आपने ये ट्री को विजुलाइज कर लिया होगा। तो ये इसका जो हमने जो भी ऊपर काम किया, उसका एक्चुअल अंडर द हुड जो भी काम हुआ है वो ये हुआ है। ये डिसीजन ट्री इस तरह बना है आइरिस क्लासिफिकेशन का। ठीक है। तो ये वही चीज़ है कि हर बॉक्स में कंडीशन कंडीशन है, और जिनी है, सैंपल्स हैं कि कौन कौन कितने कितने सैंपल्स रह गए हैं, या कितने सैंपल्स नोड पर पहुंच रहे हैं। और ये क्लास है कि मेजोरिटी क्लास कौन सी है। फॉर एग्जांपल, इस जगह सिटोसा की मेजोरिटी क्लास थी, इस जगह जो है वो वर्जिनिका की मेजोरिटी क्लास थी, यानी कि यहाँ सारे फ्लावर्स वर्जिनिका के आ गए हैं। तो
यहाँ तक किसी को क्वेश्चन हो तो मुझे बताएं, मैं फिर आगे फाइनल की तरफ जा रहा हूँ इसके। सर उसने गिनी क्यों सिलेक्ट किया, एंट्रोपी भी तो सिलेक्ट कर सकता था। ये मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि बाय डिफॉल्ट जो है ना वो जीनी सिलेक्ट करता है। वो एंट्रोपी भी कर सकता था, लेकिन एंट्रोपी थोड़ा सा एफिशिएंट इस लिहाज से नहीं है कि वो थोड़ा सा टाइम लेता है। तो लेकिन अगर आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। आप ना, मुझे यहाँ कोई फंक्शन है, मुझे याद नहीं आ रहा। यहाँ कोई एक फंक्शन है जिसके अंदर ना आई थिंक आपने यहाँ ना कोमा करके आपने ना क्राइटेरिया, हाँ ये देखें, बल्कि आ ही गया, ये आप देख रहे हो। आप ये देखो, क्राइटेरिया स्ट्रिंग जिनी। आप यहाँ क्राइटेरिया के बाद उसको वो एंट्रोपी यहाँ लिख दो। तो आप इस तरह कर सकते हो, तो इसके बाद ये एंट्रोपी करेगा। सर आज आपका कितना टारगेट था पढ़ाने का? सर मेरा तो कंप्लीट, वैसे तकरीबन कंप्लीट ही हो गया, मेरा ये सारा कंप्लीट करने का ही टारगेट था। नहीं, आप कोर्स आउटलाइन के मुताबिक ये पढ़ाना सारा जरूरी है था या पीछे था? हैव यू लुक एट द आउटलाइन? सर जो ऊपर जो यहाँ तक तकरीबन कोर्स आउटलाइन के मुताबिक हो गया। सो हमें स्टॉप कर लेना चाहिए। जी सर, हाँ कोई क्वेश्चन तो है तो। हाँ, क्वेश्चन ले लेते हैं। स्टूडेंट्स भी मतलब थोड़ा सा मेरे ख्याल उनके माइंड जो में क्या, ओवर हो बिल्कुल रही हैं बिल्कुल, बस चीज़ें। अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप, हम मज़ीद आगे पढ़ लेंगे, लेकिन आप मुझे क्वेश्चन बताएं। हाँ, क्वेश्चन है ले लें, लेकिन बताएं किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। कोई जनरल क्वेश्चन है, समझ नहीं आ रही, फर्स्ट डे भी है फिर भी पूछ रहे जी मैडम जवेरिया। वालेकुम सर। सर आपने कहा कि जो पेटल लेंथ है वो सबसे बेस्ट क्राइटेरिया है चूज करने का, इस बेस पे कि वो फर्स्ट जो है ना उसको सेपरेट कर रहा है, हम पहले उसे सेपरेट कर लेंगे। लेकिन जो पेटल विड्थ है उसमें भी तो वो सेपरेट हो रहा है ना, एक पूरी कैटेगरी को वो अलग कर रहा है। हाँ, तो हम कर आप सकते हैं। हाँ हम कर सकते हैं, लेकिन आप ये देख रहे हो कि उसमें मेरे ख्याल से थोड़ी सी ना ओवरलैपिंग ज्यादा है। मैं आपको, आप इस पिक्चर को देख रही हो ना, आप यहाँ देखें, यहाँ देखें कि ठीक है, वर्सिकुलर और वर्जिनिका जो है ना वो थोड़ा सा ओवरलैप कर रहा है किसी इस खास पोर्शन में, ठीक है ना। लेकिन वर्सिकुलर जो है वो इसके बाद यहाँ आगे किसी जगह नहीं है। लेकिन आप यहाँ देख रही हो कि यहाँ चाहे थोड़ा सा ओवरलैपिंग है, लेकिन एक वर्सिकुलर की जो लेंथ है वो इसके बाद भी आ जाती है। तो एक तो मुझे जहां तक रीजन समझ आती है कि वो इस वजह से है। दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि जो आपका क्या कहते हैं, ये जो डाटा सेट है ये थोड़ा सा खुद इस तरफ बायस हो गया हो, ठीक है ना। और जहां तक मुझे रीजन समझ आती है वो यही चीज है इसकी ना। और हाँ, मैं एक दूसरी चीज बताता चलो, पेटल लेंथ के बाद दूसरा सबसे सूटेबल फीचर पेटल विथ ही है। और कोई क्वेश्चन हो? जी, आप अपना बताएं क्वेश्चन। सर काइंडली जो वो ट्री था उसकी तरफ स्क्रीन लेकर जाएं। नहीं की तरफ। ट्री ट्री जो था नीचे जो ओके, है। ठीक है। जी, ये था ट्री। मुझे इसमें थोड़ा सा नीचे करें, थोड़ा सा लाइक स्टार्टिंग वाला पार्ट, इसका स्टार्टिंग वाला पार्ट। मुझे इसमें जी ये समझ नहीं आई कि लाइक हमने 2 पॉइंट, थोड़ा सा स्टार्ट वाला पार्ट शो हो रहा है। अच्छा, 2.45 जो है यहाँ पे हमने स्टार्ट में ले लिया, तो फिर बाकी मतलब टोटल तो 7 है ना हमारे पास लेंथ। तो ये टू जी पॉइंट फोर फाइव स्टार्टिंग में हमने ले लिया है, देन आहिस्ता आहिस्ता ये इस तरह डिवाइड होता जा रहा है नीचे, या फिर ये किस तरह लाइक नेक्स्ट में 4.75 आ गया है। जी जी। अच्छा, मैं ना आपको एक चीज बताते चलूँ, ये जो डिसीजन ट्री है ना, डिसीजन ट्री का हमने यहाँ एक फंक्शन कॉल किया था पाइथन में ना, बिल्ट इन। मुझे याद है ये, जी ये था। तो ये कर क्या रहा है, इसने ना डाटा को पहले खुद एनालाइज किया। इसने जब डाटा को खुद एनालाइज किया ना, तो आप इस ग्राफ में देखो, इसने कहा कि जो जो ये जो पेटल लेंथ है ना, इसके अंदर ये जो सिटोसा है ना, ये वाहिद ऐसा है कि इसमें सारा का सारा ना 2 पॉइंट, मतलब कि 2 से नीचे है। तो इसने ना खुद रैंडमली 2.45 सेलेक्ट किया है। तो हम हम ये नहीं कह सकते कि ये 2.445 इसने क्यों सेलेक्ट किया, ये इसके अंदर की डिटेल्स है मॉडल की। तो लेकिन इसने खुद ये लर्न किया कि मैं 2.45 पहले ले लेता हूँ, सिटोसा को अलहदा कर देता हूँ, फिर इसने थोड़ा सा उसको बढ़ा दिया, 4.75 तक ले गया। 4.75 के करीब आप ये देख रही हो कि उसने वर्सिकुलर को अलहदा कर दिया, ये देख रहे हैं 4.75 तकरीबन यही बनता है।
उसके बाद चूंकि बाकी जो डाटा सेट था ये काफी क्लटर्ड था, तो फिर उसने डिफरेंट मेजरमेंट्स लिए, यानी कि वो आप देख रही होंगी कि वो पेटल विड्थ की तरफ भी गया है, उसने बाकी फीचर्स को भी देखा है नहीं, जो। मैं ये कह रही हूँ कि लाइक ये डिवाइड होता जा रहा है, 2 पॉइंट समझे कि 4.5 पहले हो गया, देन 4.75 हुआ, तो जी मतलब फिर थोड़ा सा जो रह गया वो हुआ, देन फिर आगे वाला बिट्स के ऊपर मूव ऑन कर गया, या फिर ये। जी जी जी, ये बिल्कुल डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये किसी मेथड के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा डिवाइड, ये रैंडमली हो रहा है। फॉर एग्जांपल आप यही डिसीजन ट्री ना किसी और डाटा सेट पर लगाओगी, तो आपको लाइक बिल्कुल डिफरेंट तरह की मेजरमेंट्स आएंगी। ठीक है ना, तो उसकी वजह क्या है, क्योंकि ये रैंडमली हो रहा है, लेकिन हाँ हो रहा है, ये लाइक डिवीजन हो रही है। ओके सर। कोई और क्वेश्चन? अच्छा, और किसी कोई का क्वेश्चन? क्वेश्चन नहीं है तो हम यूजली आजकल एक दो चीज़ें रिमाइंड करवा रहे होते हैं जो आपकी प्रोफाइल में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हमें पता चले कि हमारे पाकिस्तान में या हमारी क्लासेस के अलावा दुनिया में क्या चल रहा है। वो एक स्टैनफोर्ड का आ रहा है टीच करने का, जिसके लिए कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं चाहिए पाइथन का, ठीक है। तो वो आप अप्लाई करें। कैसे अप्लाई करना है, स्लैक के ऊपर जाएं, वहाँ पे गाइड कर रहे हैं मॉडरेटर्स, और आपकी सिलेक्शन होगी, सीवी पे बहुत बड़ा नेम आ जाएगा एक। फिर एक्सपीरियंस होगा आपको पढ़ाने का। पढ़ाना जो होता है ये बता देते हैं रोज़, हर रोज़ गाइड कर देते हैं। जो पढ़ाना होता है ना इन्होंने थोड़ा, वो स्टूडेंट्स को बाहर, तो आपको मौका मिलेगा इंटरनेशनल स्टूडेंट को टीच करने का, सीवी में आएगी। फिर अभी एमआईटी का आ गया, उसमें रजिस्टर करें इंफॉर्मेटिक्स टूर्नामेंट। एमआईटी इंजीनियरिंग की रैंक 1 यूनिवर्सिटी है अमेरिका। फिर आ गया है इस टाइम कैलिको का भी आ गया, उसमें भी जाएं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले, ये भी टॉप 4 में आती है। फिर अभी हार्वर्ड का भी आ गया है, ये भी टॉप 4 में आती है। इसके साथ एक और यूनिवर्सिटी है स्टैनफोर्ड। तो ये चारों के इवेंट आ गए हैं। एक में 9 पजल सॉल्व करनी होती है, हार्वर्ड उसमें रजिस्टर करें। एक में कोर्स टीच करना है, 2 कोडिंग के कंपटीशन है, एमआईटी और कैलिफोर्निया बर्कले के, ठीक है। तो उसमें पार्टिसिपेट करें, और ताकि आपको एक न्यू एक्सपोजर मिले, ठीक है। सर मैं भी एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, मैं एक एमआईटी के एक हैकाथॉन का एम्बेसडर भी हूँ, तो हैक नेशन हैकाथॉन है उसका नाम ना। तो आप लोग ना, वो भी अप्रैल के एंड में आएगा, तो अभी से ना उसकी उसमें भी आप अप्लाई करें। हैक नेशन का हैकाथॉन जो है ना, एमआईटी का हैकाथॉन है। डोंट वरी, सामान ये मिल जाएगी, आ जाएगी, वो भी प्रोसेस में होगी चीज़ें। ठीक। सर फिर इसको कर दें एंड। हाँ, एंड करते हैं हम तो। हो इज़ द होस्ट मी, ओके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।